नमस्कार साथियों। इस पॉडकास्ट सीरीज के पिछले 2 एपिसोड्स में हमने मैरी कॉर्निश की कविता नंबर्स और उसके बहाने गणित पर लिखी गई कुछ कविताएं और निक फ्लिन की कविता कार्टून फिजिक्स और उसके बहाने फिजिक्स पर लिखी गई कुछ कविताओं पर बातचीत की। तो एक दोस्त ने सुझाया कि क्यों ना आज केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र की पर लिखी कविताओं पर बात की जाए। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि रसायन शास्त्र पर कविता वैसे तो मुझे मिली नहीं, और कविता खुद रसायन शास्त्र है, कविता खुद केमिस्ट्री है, कविता फिजिक्स नहीं है। 4 चीज़ों को जोड़कर उनका एक फिजिकल सम नहीं बनता है। यानी बालू और गिट्टी को मिलाने से जो बात बनती है, कविता वैसे काम नहीं करती। कविता में जब 2 चीज़ें मिलती है तो एक तीसरी चीज़ जो बिल्कुल अलग होती है वो खड़ी तैयार होती है। ये भाषा का गुण है, ये शब्दों का में इस तरह की ताकत होती है। इसको ये मैं नहीं कह रहा, ये रस सिद्धांत जो है अभिनव गुप्त का लिखा हुआ भरत मुनि का जो रस सिद्धांत है, जो कविता में भी बहुत मायने रखता है और तमाम कलाओं का सिद्धांत है, चाहे वो नाट्य शास्त्र हो, चाहे वो संगीत कला हो। हम रस के बारे में बात करते हैं तो रस सिद्धांत में भी यही बात कही गई है, और रस से ही रसायन यानी केमिस्ट्री आया है। रस की जब हम बात करते हैं, हम हार्मोन की बात करते हैं और रस व्युत्पत्ति की बात करते हैं, सिर्फ रसास्वादन की बात नहीं करते। यानी सिर्फ किसी बात से अगर आपको उल्लास होता है तो कविता का बात काम नहीं चलता। कविता में उस हर्ष को फूटना चाहिए, या दुख सिर्फ महसूस करा देना कविता नहीं होता। उस दुख को पूरी तरह से आप जब ट्रांसफर करते हैं अपने पाठक के अंदर, वो पूरी तरह से वैसा का वैसा दुख अब उस पाठक के अपने दुख के साथ घुल मिलाकर जब फूटता है, जो केमिस्ट्री पैदा होती है कविता और पाठक के बीच में, वो ज़रूरी है। तो मैंने सोचा आज कुछ तो केमिस्ट्री पर तो कविताएं मैं पढ़ने से रहा, रसायन शास्त्र पर, क्योंकि कविता खुद केमिस्ट्री है। लेकिन कविता का जो ग्रामर है या भाषा का जो ग्रामर है, इस पर कुछ बहुत अच्छी कविताएं लिखी गई हैं। मैंने सोचा ऐसी कुछ कविताएं पढ़ी जाएं, क्योंकि केमिस्ट्री में भी वो ग्रामर बहुत ज़रूरी होता है। आप किस परिमाण की बात करते हैं, आप जिस तरह से मेजरमेंट्स की बात करते हैं, वो कविता का ग्रामर होता है। तो ग्रामर पर कुछ बहुत विलक्षण कविताएं हैं। तो मैं आपको उदय प्रकाश के रात में हारमोनियम संग्रह, जो 1998 में उनका संग्रह आया था, उसकी एक कविता बचाओ, जो उदय प्रकाश की कविताओं में, उनकी बहुत सारी कविताएं मेरी प्रिय है लेकिन ये उनमें से एक है। बचाओ, ये कविता मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूँगा। बचाओ। चिंता करो मूर्धन्य श की, किसी तरह बचा सको तो बचा लो अंग। देखो कौन चुरा कर लिए जा रहा है खड़ी पाई, और नागरी के सारे अंक। जाने कहाँ चला गया ऋषियों का री। चली आ रही है इस्पात, फाइबर और अज्ञात यौगिक, धातुओं की तमाम अपरिचित अभूतपूर्व चीज़ें। किसी विस्फोट के बादल की तरह हमारे संसार में बैटरी का हनुमान उठा रहा है प्लास्टिक का पहाड़, और बच्चों के हाथों में बोल रही है कोई डरावनी चीज, डीप डीप डीप। बचा लो मेरी नानी का पहियों वाला काठ का नीला घोड़ा, संभाल कर रखो अपने लट्टू, पतंगे छुपा दो किसी सुरक्षित जगह पर। देखो हिलता है पृथ्वी पर अमरूद का अंतिम पेड़, उड़ते हैं आकाश में पृथ्वी के अंतिम तोते। बताएं सारे विद्वान, मैं कहाँ पर टांग दूं अपने दादा की मिर्जई, किस संग्रहालय को भेजूं पिता का बसूला, माँ का करधन और बहन के बिछुए में किस सरकार को सौंपूं हिफाजत के लिए। मैं अपील करता हूँ राष्ट्रपति से कि वे घोषित करें खिचड़ी, ठठेरा, मदारी, लोहार, किताब, भड़भूंजा, कवि और हाथी को विलुप्त प्राय राष्ट्रीय प्राणी। वैसे खड़ाऊं, दातुन और पीतल के लोटे को बचाने की इतनी सख्त ज़रूरत नहीं है। रथ, राजकुमारी, धनुष, ढाल और तांत्रिकों के संरक्षण के लिए भी ज़रूरी नहीं है कोई कानून। बचाना ही हो तो बचाए जाने चाहिए गांव में खेत, जंगल में पेड़, शहर में हवा, पेड़ों में घोंसले, अखबारों में सच्चाई, राजनीति में नैतिकता, प्रशासन में मनुष्यता, दाल में हल्दी। क्या कुम्हार धर्मनिरपेक्षता और एक दूसरे पर भरोसे को बचाने के लिए नहीं किया जा सकता संविधान में संशोधन? सरदार जी, आप तो बचाइए अपनी पगड़ी
और पंजाब का टप्पा। मुल्ला जी, उर्दू के बाद आप फिक्र करें कोरमे के शोरबे का जायका बचाने की। इधर मैं एक बार फिर से करता हूँ प्रयत्न कि बच सके तो बच जाए हिंदी में समकालीन कविता। एक और कविता मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। ये कविता केदारनाथ सिंह की है और इस कविता का नाम है देवनागरी। ये उनके आखिरी संग्रह सृष्टि पर पहरा जो 2014 में आई थी उसकी कविता है देवनागरी। अब देखिए भाषा पर कितनी सुंदर कविता है। यह जो सीधी सी सरल सी अपनी लिपि है देवनागरी, इतनी सरल है कि भूल गई है अपना सारा अतीत। पर मेरा ख्याल है किसी कुल्हाड़ी से पहले नहीं आया था दुनिया में। च पैदा हुआ होगा किसी शिशु के गाल पर माँ के चुंबन से। ट या ठ तो इतने दमदार हैं कि फूट पड़े होंगे किसी पत्थर को फोड़कर। न एक स्थायी प्रतिरोध है हर अन्याय का। म एक पशु के रंभाने की आवाज जो किसी कंठ से छनकर बन गई होगी माँ। स के संगीत में संभव है एक हल्की सी सिसकी सुनाई पड़े तुम्हें। हो सकता है एक खड़ी पाई के नीचे किसी लिखते हुए हाथ की तकलीफ दबी हो। कभी देखना ध्यान से किसी अक्षर में झांक कर, वहां रोशनाई के तल में एक जरा सी रोशनी तुम्हें हमेशा दिखाई पड़ेगी। यह मेरे लोगों का उल्लास है जो ढल गया है मात्राओं में, अनुस्वार में उतर आया है कोई कंठावरोध। पर कौन कह सकता है इसके अंतिम वर्ण ह में कितनी हंसी है, कितना हाहाकार। एक कविता राजेश जोशी की। हालांकि केदार जी और राजेश जी की कविताएं मैं इस पॉडकास्ट सीरीज में पहले पढ़ चुका हूं, लेकिन चूंकि विषय ग्रामर का है, व्याकरण का है, तो राजेश जी ने भी बहुत सारी कविताएं लिखी हैं जो व्याकरण से संबंधित है, चांद की वर्तनी इत्यादि इत्यादि। लेकिन ये जो कविता है ये सहायक क्रिया, ये मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। सहायक क्रिया। हमारी भाषा की कुछ बनक ही ऐसी है कि बिना सहायक क्रिया के उसका काम लगभग नहीं चलता। हमारे व्याकरण में उसकी 7 किस्में हैं 7 दिनों जैसी, जो बिना कुछ जतलाए क्रिया के अधूरे काम को पूरा करती रहती हैं चुपचाप। वाक्य में वह अपने आप तलाश लेती हैं अपनी जगह, उसकी जगह में बहुत ज़्यादा हेर फेर संभव नहीं। फिर भी कुछ आगे पीछे कर देने को वह अक्सर सह लेती है। कभी कभी पीछे से उठकर वह आगे आ जाती है तो पूरे वाक्य को प्रश्नवाचक मुद्रा में बदल देती है। काल को चिन्हित करती सहायक क्रिया अक्सर शब्दों की पांत में इस तरह अंत में आकर बैठती है जैसे वह एक गरीब पाहुना हो जो सिकुड़ कर बैठा हो पंगत के आखिरी कोने पर। अक्षरों और मात्राओं के हिसाब से वह एक बहुत छोटी इकाई है, बहुत छोटी है उसकी आवाज़, लेकिन फिर भी सुनाई देती है वह सबसे ज़्यादा। संगीत के लिए एक समय तक उसे बड़ी अड़चन माना जाता रहा। एक समय तो ऐसा भी था हमारी भाषा में कि गीत और प्रगीत लिखने वाले बड़े बड़े दिग्गज हकाल देना चाहते थे उसे भाषा से बाहर। भाषा के कुशल करतबबाजों ने बहुतेरी कोशिश की वाक्य से उसे बाहर रखने की, पर जीवन के व्यापक गद्य में उसकी उपस्थिति बनी रही लगातार। जब जब उसको बाहर रखने की कोशिश होती है, भाषा कुछ डरी डरी सी, मरघिल्ली सी लगने लगती है। उसके आने से पूरे पद में एक अजब ठसक सी पैदा हो जाती है। कभी कभी वक्ता के मंतव्यों की व्यंजना भी छिपी रहती है उसमें। शासक अपने आदेशों में वृत्तिक सहायक क्रिया का इस्तेमाल करते हैं अक्सर। संशय की गुंजाइश कम हो जाती है वाक्य में उसके आ जाने से। वह जितनी चुप सी लगती है उतनी ही जिद्दी भी है। वह चाहे तो गड़बड़ा सकती है पूरे वाक्य को अकेले। एक आखिरी कविता, एक अंग्रेजी में कविता है, रोनाल्ड वॉलेस की कविता द स्टूडेंट थीम। बहुत मज़ेदार कविता है, छोटी सी कविता है, ये इंग्लिश ग्रामर के ऊपर है। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, आप सुनिए। इसके बाद मैं इस आज के एपिसोड को समाप्त करता हूँ। ज़्यादा बातचीत नहीं, बस कविता, आज बस कविताएं सुनते हैं।
रोनाल्ड वॉलेस की कविता द स्टूडेंट थीम। द एडजेक्टिव्स ऑल गैंग्ड अप ऑन द नाउन्स, insistent, loud, demanding, inexact. Their Latinate constructions flashing. The pronouns lost their referents. They were dangling, lacked the stamina to follow the prepositions lead, in, on, into, to, toward, for, or from. They were beset by passive voices and dead metaphors, conjunctions shouting but or and. The active verbs were all routinely modified by adverbs that endlessly and colorlessly ran into trouble, with the participles sitting on the margins knitting their brows like gerunds. Dangling was their problem too. The author was nowhere to be seen, was off somewhere. त्रिलोचन शास्त्री ने अपनी एक कविता की पंक्ति में कहा है कि क्रिया भाषा की शक्ति होती है। यहाँ भी देखिए, द एक्टिव वर्ब्स आर ऑल रूटीनली मॉडिफाइड बाय एडवर्ब्स दैट एंडलेसली एंड कलरलेसली रैन इनटू ट्रबल, विद द पार्टिसिपल्स सिटिंग ऑन द मार्जिन्स निटिंग देयर ब्राउज लाइक जेरंट्स। यहाँ भी इसको एक प्रॉब्लम की तरह दिखाया गया है कि जहाँ पे वर्ब को एडवर्ब से रिप्लेस कर दिया जाता है या वर्ब के साथ अननेसेसरी एडवर्ब जोड़ दिया जाता है। कविता में ऐसी बातें, कविता पढ़ाने वाले ऐसी, मैं भी अपने स्टूडेंट्स के साथ ये इन चीज़ों पे ध्यान देता हूँ कि एडजेक्टिव्स का प्रयोग कम करें, एडवर्ब का प्रयोग कम करें, या एडजेक्टिव्स का प्रयोग सिर्फ तब करें जब वो चीज़ों में जान फूंकता हो या कोई बहुत भाषिक कोई बड़ा काम करता हो। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। मानवीकरण के लिए आप विशेषणों का प्रयोग करें। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। ग्रामर के माध्यम से कविता तो पढ़ाई जानी चाहिए और ये मैं भी कोशिश करता हूँ। क्रिया शब्दों में कविता में चीज़ों के घटाने का काम करता है। चीज़ें घटती हैं जब क्रिया होती है। जैसे ड्रामा में इवेंट ज़रूरी है, कविता में या किसी भी बात में, कविता चाहे कहानी चाहे जो भी हो, उसमें क्रिया ज़रूरी है। ऐसे बहुत सारी बातें होती है जिन पर गौर करने की ज़रूरत है और ये कविताएं हमें इन चीज़ों की ओर देखने को विवश करती है। इसी वजह से ये कविताएं मेरी प्रिय हैं। आप भी, अगर आपकी कोई प्रिय कविता है जो ग्रामर पर केंद्रित है, तो आप उसे शेयर कीजिए और हम उस पर फिर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज का ये जो बातचीत हुई उस पर में आप शामिल रहे। हम कल फिर मिलेंगे एक नई कविता और एक नए कवि के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।